प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में अक्सर बलिदान कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है। प्यारे बच्चों, बलिदान कहानी हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। यह कहानी गिरधारी नाम के एक गरीब किसान की है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने इस बात को दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से गरीब किसानों का शोषण जमींदारों द्वारा किया जाता है। कहानी को जानने से पहले इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनके विषय में आप लोग परिचित हो लें। जो सबसे पहले पात्र हैं हरखू। हरखू शक्कर के व्यापारी हैं और बाद में ये किसान बन जाते हैं। और इसमें जो दूसरे पात्र के रूप में आते हैं गिरधारी। गिरधारी इस कहानी के मुख्य पात्र हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द यह पूरी कहानी बलिदान कहानी जो है घूमती है। ये हरखू के बेटे हैं और जमींदारों द्वारा इन्हीं का शोषण किया जाता है। इसी बात को मुंशी प्रेमचंद जी ने दर्शाने का प्रयास किया है। आगे जो पात्र हैं सुभागी। ये सुभागी गिरधारी की पत्नी हैं। ये आक्रामक स्वभाव वाली स्त्री हैं। तीसरे पात्र के रूप में ये हैं। और चौथे जो पात्र हैं मंगल सिंह। मंगल सिंह मौजे बेला का ठाकुर हैं जो अब कांस्टेबल हैं। और इसके बाद कालिका दीन। कालिका दीन थानेदार साहब के मित्र हैं और यही उस गांव के मुखिया हैं। इसके बाद ओमकार नाथ। ओमकार नाथ गांव का लालची जमींदार है जिसके खेत हरखू जोतता था। यही जमींदार हैं और इन्हीं के द्वारा हरखू और गिरधारी का शोषण किया जाता है। अंतिम पात्र के रूप में तुलसी। तुलसी गांव का चालाक बनिया है जिसने गिरधारी को उधार दिया था। अब कहानी का सारांश आप लोग देखें। सारांश याद करने के लिए बेटा आप लोग बिंदुवार इसको ये तैयार किया करिए। पहले कहानी को पढ़िए और उसके बाद उसको बिंदुओं में 4, 5, 6, 8 जितने भी बिंदु बन जाए और उसको दिमाग में रख करके तब कहानी को लिखा करिए। जैसे हम इस कहानी को बताने के लिए सबसे पहले हरखू कौन है इनका परिचय देंगे। हरखू हरखचंद्र कुर्मी हैं जो 20 साल पहले शक्कर का कारोबार करते थे। यह कारोबार खूब फैला हुआ था। विदेशी शक्कर के आ जाने से कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे करके कारखाना, जमीन और ग्राहक सभी समाप्त हो गए। हरखचंद्र जो कि बड़े ठाठ से जिया करता था आज हरखू बन करके सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकता है। जब ये गांव में होता है कि जब पैसा होता है तो उसका नाम बड़े शानो शौकत के साथ लिया जाता है। जो हरखचंद्र था जब पैसा था, जब वो व्यापारी था, और जब पैसा समाप्त हो जाता है, कारखाने बिक जाते हैं और ज़मीन बिक जाती है तो वह जो है हरखू बन जाता है और अपने सर पर टोकरी लेकर के खाद फेंकने जाता है। हरखू जमींदार ओंकार नाथ के खेत जोतता है। अब उसके पास केवल 5 बीघा ज़मीन, 2 बैल और 1 हल बचा हुआ है। दूसरा बिंदु है हरखू का बीमार होना और उसकी मृत्यु। पहले बीमार होने पर दवाई खाए बिना ही वो हरखू जो है ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा बीमार पड़ा कि खाट से उठ ही नहीं पाया। हरखू का बेटा गिरधारी उसे घरेलू दवाइयाँ जैसे नीम के सीके, गुर्ज का सत, गदापूर्णा जो गांव में दिया जाता है, ये तमाम प्रकार के जड़ दे करके उपचार करता रहा, परंतु इन औषधियों का हरखू को कोई फायदा नहीं हुआ। हरखू से मिलने आए मंगल सिंह और कालिका दीन ने उसे घरेलू इलाज की अपेक्षा अंग्रेजी दवाई खाने की सलाह दी, लेकिन किसी ने भी दवा का इंतजाम नहीं किया। हरखू जब उनसे दवा मांगता था तो वह लोग कतरा करके उनसे बच करके निकल जाते थे। हरखू को महसूस हो गया कि अब उसका अंत समय आ गया है। 5 महीने तक कष्ट भोगने के बाद जो 70 वर्षीय हरखू हैं वो ठीक होली के दिन इस संसार से विदा हो जाते हैं। तीसरा जो बिंदु है गिरधारी द्वारा नजराना न देने पर खेतों का छिन जाना।
अब गिरधारी कौन है, इसको जाने कि गिरधारी ये हरखू के बेटे हैं। गिरधारी ने पिता हरखू की मृत्यु हो जाने पर उनका क्रियाकर्म, उनका दाह संस्कार बड़े ही धूमधाम से किया, और उस धूमधाम से करने के कारण ही उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बड़ी खराब हो जाती है। हरखू के मरने के पश्चात जब सभी गांव वालों की नज़र हरखू के उपजाऊ खेतों पर पड़ती है, जिसमें साल भर में 3-3 फसलें होती थीं, गांव के लोगों द्वारा लालच दिए जाने पर लाला ओंकारनाथ गिरधारी के से खेतों की जुताई के बदले 100 रुपये नजराने मांग करते हैं। अब उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अब यह 100 रुपये जब मांग करते हैं, जो कि गिरधारी के लिए चुका पाना बहुत ही असंभव था, लाला ओंकारनाथ गिरधारी द्वारा नजराना न दिए जाने पर उन खेतों को कालिका दीन को दे देते हैं। अब गिरधारी का खेत गिरधारी का न रह करके वो कालिका दीन के पास चला जाता है। इस प्रकार गिरधारी से उसके जीवन का जो एकमात्र सहारा था खेत, वो भी उससे छिन जाता है। जो अगला बिंदु है गिरधारी की पत्नी का, सुभागी जो है उनका उग्र स्वभाव। सुभागी गिरधारी की पत्नी थी जो उग्र स्वभाव वाली थी। ये कालिका दीन द्वारा खेतों के छिन जाने पर गिरधारी बिलक बिलक जब रोने लगता है, तो किंतु सुभागी जो है उसमें चुप नहीं रहती हैं। वो कालिका दीन के प्रति क्रोध की भावना कूट कूट करके भरी हुई थी, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसने कालिका दीन के घर जा कर के उसकी पत्नी को खूब खरी खोटी सुनाई। सुभागी जानती थी कि इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, किंतु फिर भी उसने ऐसा करके अपने क्रोध को शांत किया। इसी से पता चलता है कि सुभागी अपने साथ होते हुए अन्याय के प्रति आवाज़ उठाना जानती थी। खेतों के छिन जाने के पश्चात गिरधारी की व्याकुलता, गिरधारी अपने खेतों के छिन जाने के पश्चात बहुत ही व्याकुल हो उठता है। उसकी इस व्याकुलता का कारण दूसरों के खेतों में मजदूरी करना था, जिसे वह उचित नहीं मानता था। वह दूसरों की मजदूरी करने की अपेक्षा मर जाना अधिक उचित समझता था। इसके साथ ही उसकी दृष्टि में खेतों का होना ही मान प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का एक प्रतीक था। खेतों के छिन जाने के पश्चात वह स्वयं ही अपनी दृष्टि में गिर जाता है। वह सोचता है कि जब तक खेत उसके पास थे तभी तक लोग उसका मुंह देखते थे। वह भी स्वयं अपनी बात स्पष्ट रूप से गांव वालों के समक्ष रख पाता था, किंतु अब वह स्वयं को इस प्रकार से हक से वंचित समझता है, और यही सोचकर उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगते हैं। कुछ समय पश्चात जब गांव के किसान हल, जुए आदि लेकर खेतों की ओर बढ़ने लगे, तो लोगों में खेती करने के उत्साह को देखते हुए उसकी ओर करुणा की दृष्टि अपने आप को रोक नहीं पाया, और दौड़कर बढ़ई के पास जा कर के, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चल बना दे। यह सुनकर रज्जू ने उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा। तब गिरधारी होश में आ गया और उसे यह भान हुआ कि अरे मेरे खेत तो छिन गए हैं, मेरे पास बैल है ही कहाँ और हल है ही कहाँ। गिरधारी द्वारा अब जो अगला बिंदु है, गिरधारी द्वारा बैलों को बेचा जाना। कालिका दीन द्वारा खेत छीन लिए जाने पर गिरधारी अत्यंत दुखी था। दयनीय आर्थिक स्थिति के चलते एक दिन मंगल सिंह गिरधारी से बैलों को बेचने की बात करता है। तभी तुलसी बनिया भी गिरधारी से उधार लिए पैसों की मांग करने लगता है। अवसर का लाभ उठा करके मंगल सिंह गिरधारी के 80 रुपये के बैल 60 रुपये में खरीद लेता है। इस प्रकार से उसकी मजबूरी का वह जो है फायदा उठाता है। अगला बिंदु है गिरधारी का गायब हो जाना। खेतों के छिन जाने पर और बैलों के बिक जाने पर गिरधारी बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब पेट भरने का इंतजाम कैसे होगा। क्या उसे किसी के यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी? उसका हृदय दुख और मान मर्यादा की चिंता से व्याकुल हो उठा था। बैलों के बिक जाने पर तो उसने रात को खाना भी नहीं खाया। अगले दिन गिरधारी का कहीं कुछ भी पता नहीं था। लोगों ने उसे पूरे दिन ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं मिला। ग्रामवासियों द्वारा गिरधारी को प्रेतात्मा या भूत माना जाना। गिरधारी के कहीं भी न मिलने पर सुभागी बहुत परेशान थी। अंधेरा होने पर अचानक उसे ऐसा लगा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है।
सुभागी द्वारा उसके पास जब जाती है वो, तो वहाँ न जाने वो कहाँ गायब हो जाता है। अगले दिन जब कालिका दीन जो खेत उसका ले लिया था ओंकारनाथ से, वो जब अब उस खेतों में अंधेरों में खेतों में हल लगा रहे थे, तो उन्हें लगा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर बैठा हुआ है। कालिका दीन भी जब उसके पास पहुंचा तो वह गायब हो गया। अब सारे गांव में दो दो घटना होने के बाद सारे गांव में गिरधारी के भूत बन जाने की अफवाह फैल गई कि गिरधारी भूत बन गया है, भूत बन गया है। वो दिखाई देता है और गायब हो जाता है। कालिका दीन की गिरधारी के खेतों में जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आज भी गिरधारी की प्रेतात्मा या भूत खेत की मेड़ पर बैठी दिखाई देती है और कभी कभी उसके रोने की आवाज़ भी आने लगती है। इसलिए पूरे गांव को इस बात का आभास हो जाता है कि गिरधारी की प्रेतात्मा यहीं कहीं पर घूम रही है। अंतिम बिंदु जो है इस कहानी का, कि गिरधारी के बेटे की नौकरी के कारण घर की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है। गिरधारी के गायब होने के पश्चात उसका जो बड़ा लड़का है ईंट के भट्टे पर काम करने लगता है और 20 रुपये कमाता है महीने। अब वह कमीज और जूता पहनने लगता है, घर में दोनों वक्त खाना बनता है और जौ के बदले गेहूं का आटा खाया जाता है। पहले लोग जब गरीब हुआ करते थे तो वो जौ के आटे खाते थे। अब ये कमाने लगा है गिरधारी का बेटा, तो उसके घर में गेहूं की रोटी बनने लगी है। इस तरह गिरधारी के घर की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें सुधार हो चुका था। परंतु गांव में उसके बेटे का कोई आदर सम्मान नहीं था, क्योंकि गिरधारी का बेटा एक मजदूर था। सुभागी भी छिपी छिपी फिरती थी और अब पंचायत में नहीं बैठती थी। इस प्रकार से ये पूरी कहानी समाप्त होती है। बेटा, आपको जब कहानी का सारांश लिखने को आए तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें और बिंदुवार अपने दिमाग में इस बात को रखते जाएं कि इन इन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले हरकू का आप परिचय देंगे और फिर बाद में ये सारे बिंदु को देते हुए और आप पूरी कहानी का सारांश लिखेंगे। एक प्रश्न और आता है कि कहानी कला के दृष्टि से कहानी की समीक्षा करिए। इसके लिए हम दूसरा वीडियो जारी करेंगे, तब आप 2 लोग देख लेंगे और कहानी यहीं पर समाप्त होती है।